And probably this is going to be the last part of this chapter. And once again, I would like to remind you that the entire content of the chapter has been comprised here in these slides. Only the style of presentation has been changed for the sake of your understanding. क्योंकि आपको बुक में ज़्यादातर चीज़ें रनिंग पैराग्राफ में मिलती हैं और मैंने उन पैराग्राफ्स को अलग अलग टुकड़ों में लेकर के उनके साथ एक हेडिंग को एसोसिएट करके इस प्रेजेंटेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जिस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए पढ़ने के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर विद पूना पैक्ट। तो ये एक तरीके का पैक्ट था, एक तरीके का समझौता था। तो एक बार ध्यान दीजिए, द रीजन बिहाइंड पूना पैक्ट वाज द डिससैटिस्फैक्शन अमंग द दलित कम्युनिटी। तो जो दलित कम्युनिटी थी उसमें एक तरीके का डिससैटिस्फैक्शन था, एक तरीके की असंतुष्टि थी जिसके मद्देनजर ये पूना पैक्ट हुआ था। अब ये क्या था इसको हम देखेंगे। दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो दलित लीडर्स जो थे वो क्या था कि वो शुरू से ही रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। वो क्या चाहते थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए सीट्स रिजर्व हों और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि इलेक्शन की एक भिन्न व्यवस्था के द्वारा उनको सीट्स दी जाएं, कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, सेपरेट चुनाव क्षेत्र हो उनका। तो देखिए, अब पूना पैक्ट की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप यहाँ पे देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो ये डेट्स और ये एसोसिएशंस की नेम वगैरह भी आप प्रिपेयर करते चलिएगा। तो बताया जा रहा है कि 1930 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई। He clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorate for Dalits। कि वो ये चाहते थे कि दलितों के लिए एक अलग चुनाव क्षेत्र हो, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था हो कि जहां पर दलितों को पर्याप्त सीट्स मिल सके इंपीरियल काउंसिल में और बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया में जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट है उसमें अलग सीटें उनको मिल सके, जिसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था हो। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड। तो आप तो जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा लड़ाई झगड़े के मामलों में जो है वो डबल रोल प्ले करती थी और इस बात की कोशिश करती थी कि झगड़े शांत ना होने पाए बल्कि झगड़े बने रहें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्टर अम्बेडकर की डिमांड को कंसीड कर दिया, उसको मान लिया कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए दलितों को। बट गांधी जी बिगेन अ फास्ट ऑन टू डेथ। लेकिन इसी पर महात्मा गांधी ने एक फास्ट ऑन टू डेथ यानी कि आमरण अनशन शुरू कर दिया, बिकॉज ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। कि अगर दलित के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, उनके लिए अगर एक अलग से चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाएगी तो जो महात्मा गांधी के प्रयास हैं दलितों को मेन स्ट्रीम में लाने का, जो महात्मा गांधी का प्रयास है दलितों को समाज के साथ इंटीग्रेट करने का, वो प्रयास तो खत्म ही हो जाएगा। तो अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी इस पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। और इस तरीके से गांधी जी और अंबेडकर एक एग्रीमेंट पर पहुंचे जिसके तहत 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इट गेव डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल काउंसिल बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट। तो उनको रिजर्व सीट्स तो दे दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं मानी गई बल्कि जनरल इलेक्टोरेट यानी कि सामान्य चुनाव क्षेत्र में ही उनको भी चुनाव लड़ना था। तो इस तरीके से पूना पैक्ट एग्जिस्टेंस में आया। तो आप ये बात समझ गए होंगे बच्चों। द मदर फिगर, तो आप इसको थोड़ा सा समझिए और आप याद करिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कि आपने उसमें देखा था कि कुछ सिंबल्स जैसे कि लिबर्टी का सिंबल या जैसे कि जर्मेनिया और इस तरीके से कई सारे सिंबल्स के थ्रू एक लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। तो जिस तरीके से इन सिंबल्स ने यूरोपियन कंट्रीज में लोगों को कनेक्ट करने और लोगों को आपस में जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी तरीके से इंडिया में भी एक मदर फिगर को क्रिएट किया गया जिसको भारत माता का नाम दिया गया और उसके द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश की गई। तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे, डिवोशन टू द मदर फिगर। तो देखिए, द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। कि कई बार नेशन की आइडेंटिटी को फिगर या इमेज के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है। तो जर्मेनिया वगैरह की एग्जांपल आप देख ही चुके हैं, वही सेम चीज इंडिया में भी हुई। तो विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी में जैसे जैसे नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो इंडिया की आइडेंटिटी को भारत माता की इमेज के साथ जोड़ करके देखा जाने लगा। इंडिया की आइडेंटिटी को एक इमेज के साथ में विजुअलाइज किया जाने लगा जो कि भारत माता की इमेज थी। सो द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सबसे पहली भारत माता की इमेज जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएट की
जिन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था, जो कि एक प्रेयर थी टू द मदरलैंड। वंदे मातरम यानी कि माँ का वंदन, कि जो कि एक प्रेयर थी मदरलैंड के लिए। फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ऑल्सो पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। तो जो कि ज्यादा कॉमन पिक्चर थी भारत माता की, वो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा पेंट की गई थी, इन विच शी इज शोन काम एंड कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, की जिसमें भारत माता को काम एंड कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल दिखाया गया है, शांत स्वभाव वाली डिवाइन और स्पिरिचुअल दिखाया गया है। ऐसी इमेज भारत माता की उन्होंने पेंट की। तो द इमेज ऑफ भारत माता वॉज सर्कुलेटेड इन पॉपुलर पेपर्स, कि भारत माता की इस इमेज को पेपर्स और प्रिंट के द्वारा लोगों तक फैलाया गया। तो डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। तो ये जो मदर फिगर के प्रति डिवोशन था, इसको नेशनलिज्म के सिंबल के तौर पे देखा गया, कि यदि भारत माता की इस छवि में आपकी श्रद्धा है तो यानी कि आप देश प्रेमी हैं। तो इस तरीके की इमेजेस बनाई गई जिनको मदर फिगर कहा गया। द इंडियन फोकलोर, सो फोकलोर मीन्स the stories prevailing around us, the cultural stories or the kind of stories about the brave warriors which are prevailing in our society are called folklore. folklore का मतलब होता है कि लोक कहानियां, कि हमारी चारों ओर हमारे संगठित समाज में जो कहानियां प्रचलित होती हैं वो folklore कहलाती हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा इससे पहले भी कि लोगों को यूनाइट करने के लिए, उनके अंदर एक यूनिटी लाने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ सिंबल्स क्रिएट किए गए जिनमें भारत माता वगैरह का सिंबल था। तो उसी तरीके से लोगों को उनकी फोकलोर के द्वारा, उनकी लोक कहानियों के द्वारा, उनके ग्लोरियस पास्ट को बता करके भी उनको आपस में जोड़ने की कोशिश की गई। तो इसको हम देखते हैं कि आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, की जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था वो भी एक मूवमेंट के द्वारा, एक आंदोलन के द्वारा डेवलप किया गया, जिसका जरिया इंडियन फोकलोर था, कि इंडियन फोकलोर को लोगों के बीच में प्रचलित करके कि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है, उसको लोक कहानियों, लोक गीतों के द्वारा लोगों तक पहुंचा करके उनको ये बताना कि हम बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से, बहुत ही बहादुर बैकग्राउंड से हम आते हैं, इसलिए कोई वजह नहीं है कि हम अंग्रेजों के अधीन रहें और अपने मान सम्मान के साथ में समझौता करें। तो इस तरीके से उनको आपस में जोड़ने की कोशिश की गई। तो इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स, की जो 19th सेंचुरी का इंडिया था उसमें नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी लोगों ने, देश प्रेमियों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया फोक टेल्स यानी कि लोक कहानियों को, एंड सॉन्ग्स और लोक गीतों को, संग बाय बार्ड्स, कि जो राजा महाराजाओं के दरबार में गाए जाते थे। कि जिस तरीके से, जैसे पृथ्वीराज चौहान के एप्रिसिएशन में पृथ्वीराज रासो लिखी गई, जिस तरीके से जो है ये पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखी, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया। इसी तरीके से भूषण कवि थे, उन्होंने छत्रसाल एक इंडियन किंग थे, उनकी वीरता का वर्णन किया। तो ये कवि भूषण और कवि चंद बरदाई, ये लोग बार्ड कहलाते थे, जो राजाओं के यहाँ गीत लिखने और गाने का काम करते थे। तो उन फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स को इकट्ठा करने की कोशिश इंडियन नेशनलिस्ट ने की, एंड दे टूर्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स, की उन्होंने एक के बाद एक गांव का दौरा किया और वहां से फोक सॉन्ग और लेजेंड्स यानी कि कहानियों को इकट्ठा किया। दे बिलीव दैट दीज टेल्स, उनका ये मानना था कि ये जो टेल्स हैं, टेल्स का मतलब कहानियां, गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, की ये जो कहानियां हैं ये ट्रेडिशनल कल्चर की एक जीती जागती तस्वीर को प्रस्तुत करती हैं, जिसको कि आउटसाइड फोर्सेज ने डैमेज कर दिया। कि इंडिया का जो ग्लोरियस कल्चर और पास्ट था, जिसको कि आउटसाइड फोर्सेज ने डैमेज कर दिया, उसको हम रिवाइव कर सकते हैं इन गीतों और कहानियों के माध्यम से। तो इसी सिलसिले में बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद बैलेट्स को कलेक्ट करना शुरू किया। बैलेट का मतलब स्टोरी पोएम्स को कलेक्ट करना शुरू किया, नर्सरी राइम्स को और मिथ्स वगैरह को, कहानियों को कलेक्ट करना शुरू किया, एंड स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। और इस तरीके से उन्होंने फोक रिवाइवल यानी कि लोक गीतों, लोक कहानियों के द्वारा जो है एक ग्लोरियस इंडियन पास्ट को हाईलाइट करने की कोशिश की। इसी प्रकार मद्रास में नतेशा शास्त्री ने एक मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन तमिल फोक टेल्स का, कि 4 वॉल्यूम का एक कलेक्शन निकाला जिसमें तमिल फोक कहानियां थीं। उसका क्या नाम था? द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, इस नाम से उन्होंने एक किताब पब्लिश की। तो ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर, तो उनका ये मानना था कि ये जो फोकलोर है, ये जो लोक कहानियां हैं, ये जो हमारे समाज में प्रचलित कहानियां हैं, यही नेशनल लिटरेचर है। तो इस तरीके से इस
विधा के द्वारा, इस जेनर के द्वारा जो है वो लोगों को आपस में जोड़ने और यूनाइट करने का बखूबी काम किया गया। दैट इज आइकन्स एंड सिंबल्स। आइकन्स एंड सिंबल्स का मतलब कि चिन्ह जिनका इस्तेमाल किया गया स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में प्रेरित करने के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अ ट्राइकलर फ्लैग। सो जो पहला ट्राइकलर फ्लैग जो निकाला गया था वो बंगाल में निकाला गया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। तो ये रेड, ग्रीन और येलो था। तो इट वाज डिजाइन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। तो बच्चों, मैं पहले भी मैंने आपको बताया कि पूरे चैप्टर के कंटेंट को कवर किया गया है, बस केवल प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज कर दी गई है। तो ये जो ट्राइकलर फ्लैग सबसे पहले निकाला गया था, जो रेड, ग्रीन, येलो था, जो बंगाल में निकाला गया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। तो इसमें एक और भी चीज थी, इसमें 8 लोटसेस थे जो रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसमें एक क्रेसेंट मून, एक अर्धचंद्राकार मून था जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। लेकिन ये फ्लैग ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। इसके बाद फिर 1921 में गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किया और ये भी ट्राई कलर था, लेकिन इसमें रेड, ग्रीन, व्हाइट था। तो ये आप कलर कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, रेड, ग्रीन, व्हाइट इसमें था। और इसमें बीच में एक स्पिनिंग व्हील या चरखा, जिससे सूत काटते हैं, तो वो चरखा, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि फ्लैग में अशोक चक्र लगा हुआ है, तो वो अशोक चक्र उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में महात्मा गांधी का चरखा बीच में लगा होता था, जो कि रिप्रेजेंट करता था आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, कि हम सेल्फ हेल्प करें। कैरिंग द फ्लैग ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ चैलेंज टू ब्रिटिशर्स। तो इस फ्लैग को लेकर के चलने का मतलब कि आप ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं, ये उसका आइडियल था। बाकी इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी सब्सिडियरी चीजें हैं जो क्वेश्चन आंसर्स में कवर होंगी। तो आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मिला करके चैप्टर को कंप्लीट समझना है। तो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड इन द एक्सप्लेनेशन वीडियोस, बट subsidiary few things may be covered in the question answer, so you need not be worried about it.